टुवर्ड्स अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अलग अलग कंटेनर्स में लेकर ही ये रिएक्शन करवाएं, हम इसे सिंगल कंटेनर में भी कंसिडर कर सकते हैं। उस टाइम पर हमें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज इन दो जो कंटेनर्स हमने अलग अलग यूज़ करें हैं, इनके बीच में कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए यूज़ करा जाता है। लेकिन अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रोड और कैथोड एक ही कंटेनर में कंसिडर कर लिए तो उस टाइम पर मुझे इस सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे पास सेटअप किस टाइप का हो जाएगा, जैसे मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में है मेरे पास सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन में मेरे पास है एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ कैथोड, जिसको मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करा हुआ है। तो यहाँ मेरे पास इस टाइप का सेटअप बन जाता है। अब इस सेटअप में आपके पास एक तरफ है एनोड और दूसरी तरफ है कैथोड। मान लो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ हमारे पास है एनोड और राइट हैंड साइड है हमारे पास कैथोड। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, यहाँ होगी आपके पास ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होती है, कैथोड पर होती है हमारी रिडक्शन। सो अगर हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं हमारे कंटेनर में, अगर आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है तो आपको एनोड और कैथोड दोनों ही सेम इलेक्ट्रोड कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने अलग अलग इलेक्ट्रोड कंसिडर करे तो सोल्यूशन में डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि जो सोल्यूशन हम कंसिडर करते हैं या तो हम उसी इलेक्ट्रोड को कंसिडर करते हैं, और अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं तब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर अगर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कंसिडर करा है तो उसके लिए हमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स कॉपर के कंसिडर करने पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रोड भी आपके पास कॉपर का है और ये भी। और हमें पता है कि जब कॉपर में ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि यहाँ पर जो आपके पास कॉपर है ये अपना कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट होगा बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज कर रहा है ये यूज करेगा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन वाला कॉपर, जिसमें आपके पास क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस हैं। ये कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट होएगा, जो कॉपर आपका इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। सो इस तरीके से ये एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर इस टाइप के सेल को देख के आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी कि मैम हमें अगर यहाँ पर एक सेल हम परफॉर्म करवा रहे थे जिसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं ही थी, उस टाइम पर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पर हम पहले ही एक्सटर्नल पोटेंशियल यानी बैटरी का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, जब हम इस टाइप के सेल कंसिडर कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स कंसिडर कर रहे थे जिनमें डिफरेंस था उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में, जिस वजह से वो रिएक्शन खुद से परफॉर्म हो रही थी। लेकिन अगर हमने कोई ऐसे इलेक्ट्रोड्स कंसिडर कर लिए जिनमें आपस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है, दोनों आपने सेम इलेक्ट्रोड्स कंसिडर करें, तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उस टाइम पर हमारे पास रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि जो करंट है वो जनरेट ही नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करी, जिससे क्या होगा, इस पूरे सेटअप के अंदर करंट फ्लो करेगा और उस करंट के फ्लो से आपके पास यहाँ पर ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो रिएक्शन को करवाने के लिए जब हमने सेम इलेक्ट्रोड्स कंसिडर करें तो हमें एक्सटर्नल बैटरी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, इस टाइप का जो सेल होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी चाहिए होती है। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को स्टडी क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे जितने क्वेश्चंस हो रहे थे वो तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से सॉल्व कर पा रहे थे, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमें क्यों स्टडी करना है? सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 एप्लीकेशंस आती हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस आती हैं? पहली एप्लीकेशन आती है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। सेकेंड एप्लीकेशन आती है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो वन बाय वन हम इन एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल का क्या मतलब है कि आपके पास कोई इम्प्योर मेटल है जिसको आपको प्योरीफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस कॉपर को ही कंसिडर कर लेते हैं। अभी आपके पास एक कॉपर का पूरे की पूरी ऐसे इलेक्ट्रोड है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कॉपर का आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास कॉपर तो प्रेजेंट है ही, प्लस उसमें साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी है। तो आपको क्या करना है, उन इम्प्योरिटीज में से कॉपर को सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ जो एनोड साइड है यहाँ पर आप कंसिडर करोगे इम्प्योर कॉपर, और यहाँ पर आप एक प्योर कॉपर की
इलेक्ट्रोड कंसिडर करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो यहाँ पर एनोड था इसमें से कॉपर रिलीज होके वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, जिससे जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे इसके जो सोल्यूशन में कॉपर है उसे तो डिपॉजिट करेगा ही, पर जो एक्स्ट्रा कॉपर ये आएंगे उन्हें भी तो डिपॉजिट करेगा, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब आपके पास यहाँ सोल्यूशन के कॉपर खत्म हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, जो ये रिलीज कर रहा था उन कॉपर को इस पे डिपॉजिट करने लग जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे पास इम्प्योरिटी थी उस इम्प्योरिटी में से जो कॉपर है वो तो पार्ट बाहर आ जाएगा सोल्यूशन में। अब उस सोल्यूशन से भी तो एक्सट्रैक्ट करना है हमें कॉपर को, तो वो जो सोल्यूशन से एक्सट्रैक्शन है वो कैसे होगी, वो आपकी सेकेंड इलेक्ट्रोड के साथ होगी कि ऑक्सीडेशन से तो आपका कॉपर रिलीज हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस में से अलग हो गया। अब उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पर रिडक्शन देखेंगे जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इस दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने लग जाएगा, तो आपको यहाँ पर प्योर कॉपर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी अलग अलग एलिमेंट्स को प्योरिफिकेशन में प्योरीफाई कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर सोडियम कंसिडर कर लिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आप किसी भी मेटल को प्योरीफाई कर सकते हो। ये उन मेटल्स के लिए प्योरीफाई करने का एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिनमें आपके पास कोई भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, मतलब आपके पास ऐसा कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो उस इम्प्योरिटी पे आप एक्ट करवाओ और वो उसको रिड्यूस करके उसके प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। सो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होने की वजह से हमें एक प्योरीफाइड एलिमेंट ऑब्टेन हो जाता है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड एप्लीकेशन विच इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, आपने बहुत सारी बार ऐसे सुना होगा कि जैसे कुछ होते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कुछ होते हैं गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपके कंप्लीटली गोल्ड से बने हुए होते हैं, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है ताकि वो सेट करे जा सके क्योंकि गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है। दूसरा आपके पास होता है गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स का क्या मतलब होता है कि वो पूरे तरीके से गोल्ड के नहीं बने होते, उनके ऊपर सिर्फ एक गोल्ड की पतली सी लेयर होती है। जैसे ऐसे नहीं बोलते थे गोल्ड का पानी चढ़ा रखा है, वही मतलब है कि गोल्ड की एक पतली सी लेयर है उन ऑर्नामेंट्स के ऊपर। या फिर ऐसे बोल देते हैं एक कॉपर का ग्लास प्रॉपर और एक कॉपर प्लेटेड ग्लास, जिसमें एक तो आपका प्रॉपर कॉपर का तांबे का ग्लास होता है, लेकिन दूसरा जो ग्लास होता है आपके पास वो स्टील के ग्लास के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करी हुई होती है। सो वो जो प्लेटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, वो भी आपके इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को यूज करके ही हो रही है। अब उसको देखो, आप यहाँ पर कॉपर का एग्जाम्पल कंसिडर करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर किसी एक स्टील के ग्लास पर कॉपर की प्लेटिंग करनी है, तो जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है उसका मतलब है उस पर आपको कॉपर की डिपोजिशन करनी है, तो उसे आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ कैथोड पर, और एनोड पर आप अपनी कॉपर की इलेक्ट्रोड कंसिडर कर लो, जिसमें क्या होगा, रिएक्शन होने पे यहाँ से जो है वो कॉपर रिलीज होगा और इस जो आपने यहाँ पर ग्लास कंसिडर करा था उस ग्लास के ऊपर जाके वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो कॉपर की प्लेटिंग है वो हो जाएगी। सो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करी जाती है जिसमें आपका एक जो मेटल है वो दूसरे एलिमेंट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो ये थी आपके पास दोनों एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि ये जो हमने एक्सटर्नल बैटरी यूज़ करी है इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स कंसिडर करे थे, जिसकी वजह से हमें एक सेल डिफरेंस यानी जो पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल का डिफरेंस ऑब्जर्व होता है, जिस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो, करंट का फ्लो, इस तरीके से उसमें फ्लो ऑब्जर्व हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। बट वहीं पर जब हम इस सेल को कंसिडर करते हैं तो इस सेल में आपके पास दोनों तरफ क्या है, सेम इलेक्ट्रोड्स हैं। सेम इलेक्ट्रोड्स होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास कोई भी सेल पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों के दोनों पोटेंशियल्स जो है सेल के इलेक्ट्रोड्स के वो सेम है। तो ओवरऑल आपको एक जीरो सेल पोटेंशियल ऑब्जर्व हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि कोई भी करंट फ्लो यहाँ पर होगा ही नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस होगी ही नहीं। उस इलेक्ट्रोलिसिस को करवाने के लिए हम एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हैं, और जहाँ एक्सटर्नल पोटेंशियल तो उसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया। अब उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अकॉर्डिंग हमारा ये सेल कैसे फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है। पॉजिटिव टर्मिनल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और नेगेटिव टर्मिनल का होता है अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना। तो ये क्या करेगा, यहाँ एनोड पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन उस एलिमेंट की हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके, और रिडक्शन उस एलिमेंट की होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हमारा ऑक्सीडेशन शो करेगा उससे आपके पास यहाँ पर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्ट होंगे और वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, जिस वजह से आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन होता हुआ ऑब्जर्व होगा।
क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहाँ एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, और उसके बाद फिर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा कैथोड की तरफ, जो कि वहाँ पर उसके रिडक्शन में हेल्प करेंगे, जो भी एलिमेंट आप यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो। सो यहाँ पर हमें बैटरी का रोल क्या ऑब्जर्व हुआ? सबसे पहले तो एक एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें इंटरनली कोई सेल पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो उस एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए हमें बैटरी रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पर उस एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल से हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑब्जर्व हो रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन फ्लो से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि हमारी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन यहाँ पर कंसिडर हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है हमें। अब हमने एप्लीकेशंस देख ली, इलेक्ट्रोलिटिक सेल परफॉर्म कैसे कर रहा है अपनी रिएक्शन को, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवा रहा है वो भी हमने देख लिया। बट ये जो आपका यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है या कितना चार्ज यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, वो सब हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि हमने रिएक्शन समझ ली, प्रोसीजर समझ लिया और सेटअप देख लिया, बट अभी भी हमें ये नहीं पता कि हमारा कितना अमाउंट प्योरीफाई हुआ है, या उस जो हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ करा है उसमें हमारा कितना एलिमेंट इलेक्ट्रोप्लेट के तरीके से उस पर डिपॉजिट हो गया है, या फिर हमारे सर्किट में से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। सो उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आया फैराडे लॉ, यानी कि इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फैराडे, जिसने इलेक्ट्रोलिसिस की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को समझा। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब है कि कितना अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे, एक तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करना। वो हमें किसने बताया है? माइकल फैराडे ने, जिसने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दी है, जिसमें हम दो लॉस को स्टडी करेंगे। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें फर्स्ट लॉ में क्या बताया है? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी रिएक्शन कितनी हुई है, यानी क्या आपके पास उस रिएक्शन में फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई है, कितनी आपकी जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। हम रिएक्शन को समझने के लिए ये समझते हैं, यहाँ पर हमें क्या समझना है कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, कि हमारे एनोड से कितना कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। तो वो जो अमाउंट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है? विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर आपको अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट करना है कि कहाँ से रिलीज हुआ है, कहाँ पर डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर, जो आपके उसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू, वो किस पर प्रोपोर्शनल है जो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, कि आपके उस इलेक्ट्रोलाइट में से कितनी अमाउंट की क्वांटिटी, यानी कितनी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हुई है और कितने टाइम के लिए पास हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखोगे तो इस सेल में आपके पास ये जो रिएक्शन हो रही है, अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के लिए रिएक्शन करंट पास करा तो उसमें आपकी जो रिएक्शन है वो थोड़ी होगी। लेकिन अगर आपने इस सेल में रिएक्शन 15 सेकंड्स के लिए करवा दी तो आपके पास यहाँ रिएक्शन उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रही होगी। सो ये जो चीज़ आपके पास हो रही है कि ज़्यादा रिएक्शन हो रही है या कम रिएक्शन हो रही है, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड उस पर डिपेंड करते हैं। यानी एक तरीके से आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो चार्ज पर डिपेंड कर रही है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपका उस सर्किट में से पास हो रहा है और कितने टाइम के लिए पास हो रहा है। सो अगर आपके पास यहाँ पर चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कितने के लिए कितने अमाउंट कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो हो रही है, यानी चार्ज। सो यहाँ पर आपको जब चार्ज फाइंड आउट करना होगा तो चार्ज आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिसिटी विच इज करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टी इज व्हाट योर टाइम, कि कितने टाइम के लिए आपका कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस सर्किट के अंदर, कितना करंट पास कर रहा है, जिससे आप अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फैराडे लॉ का रिजल्ट। अब सेकेंड फैराडे लॉ में क्या बोला हुआ है? The amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जैसे आपने यहाँ पर दो सेटअप कंसिडर करे। अब ये जो आपके पास दो सेटअप है, इनमें से जो आपने एक सेटअप लिया ये तो आपने कंसिडर कर लिया सिल्वर का, और ये सेटअप आपने कंसिडर कर लिया कॉपर का। यहाँ पर आपने सिल्वर का सेटअप कंसिडर करा है, यहाँ कॉपर का सेटअप कंसिडर करा है। ये आपके पास एनोड है, ये भी एनोड है, और ये दोनों आपके पास यहाँ पर कैथोड है।
जिनको आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करा हुआ है, और वो बैटरी आपने सिंगल कंसिडर कर ली, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अगर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस कंसिडर कर रहे हैं और उनमें से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो इसमें ये पूछा हुआ है क्या हमें यहाँ रिजल्ट सेम मिलेंगे, कि यहाँ जो कैथोड पर डिपोजिशन हो रही है, यहाँ सिल्वर की, यहाँ कॉपर की, क्या दोनों तरफ जो डिपोजिशन हो रही है वो सेम अमाउंट में मिलेगी? उसका आंसर आता है नो, क्योंकि जब हम इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो सिल्वर के अंदर क्या होता है, सिल्वर में जब हम यहाँ पर डिपोजिशन देखते हैं तो जो सिल्वर आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट होता है, और जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी यहाँ पर जब डिपोजिशन हो रही है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन हो रही है, और यहाँ जो डिपोजिशन हो रही है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिएक्शन हो रही है। यानी यहाँ पर हमें जो करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज आप बोल सकते हो, वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए इसके कंपैरेटिवली, यानी कि सिल्वर के कंपैरेटिवली कॉपर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो डिपोजिशन होगी वो सेम नहीं होगी। तो जो अमाउंट है आपका डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, जब आप सेम क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से पास करोगे, वो आपका डिपेंड करता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स पर। यानी इक्विवेलेंट वेट्स पर कैसे डिपेंड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो वेट है अमाउंट ऑफ डिपोजिशन, यानी यहाँ पर जो वेट डिपॉजिट होगा कैथोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट पर। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट होता है आपके पास कोई भी एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कॉपर की रिएक्शन हो रही है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। यहाँ पर देखा जाएगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर, और वहां से आप उसका एन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। यानी अगर आपको यहाँ पर इन दोनों का एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हमारे पास जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम, तो कितना अमाउंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिपॉजिट होगा, तो यहाँ अगर हम सिल्वर को फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं और कॉपर को सेकेंड, तो हमें पता है कि जो W1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 के, और जो W2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के। अगर हम इन्हें आपस में रिलेट करेंगे W1 बाय W2, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा, तो हमारे पास W1 बाय W2 E1 बाय E2 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपैरिजन यूज करके भी एक दूसरे का अमाउंट ऑफ डिपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये दोनों लॉस दिए थे फैराडे ने। अब यहाँ पर अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है, जब इलेक्ट्रिसिटी और करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट और टाइम गिवन है आपको, तब तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो चार्ज को यूजिंग योर फॉर्मूला I/T। बट अगर मान लो आपको करंट या टाइम गिवन ही नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन से आपको बोल दिया कि चार्ज फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यही रिएक्शन दे दी, अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉन को यूज करके चार्ज तो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ये हमारे 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। और ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस की, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है 1 Ag यानी 1 सिल्वर की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज फाइंड आउट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास चार्ज क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 × 10⁻23। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 96487 कूलम मोल इनवर्स। ये आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ फैराडे। जब आप 1 फैराडे की वैल्यू देखते हो वो क्या आती है, 96487 कूलम पर मोल, जिसे हम नियरली 96500 कंसिडर कर लेते हैं। तो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि जब हम यहाँ पर सिल्वर की बात कर रहे हैं, इस सिल्वर के केस में हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 फैराडे, या फिर आप बोल सकते हो 96500 कूलम पर मोल। और यहाँ कॉपर के केस में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा 2 फैराडे, विच इज 2 × 96500 कूलम पर मोल। आप इस तरीके से किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करके
फाइंड आउट कर सकते हो उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। आपको हर बार ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसके अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 फैराडे के इक्वल है। सो वहां से आप डायरेक्टली चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। So this was all about the Faraday's law. Now let's move on towards the product of electrolysis. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या स्टडी करोगे कि आप जब किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हो तो उस टाइम पर आपको क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो आपको बताना है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमें या तो कोई प्रोडक्ट एनोड पर मिलता है या कोई प्रोडक्ट कैथोड पर मिलता है, तो वहाँ जो भी रिएक्शन हो रही होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसे हम बता देंगे कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सिंपल है वो तो। बट वो तब सिंपल है जब आपके पास दो ही आयन्स इन्वॉल्व हो, जिसमें से एक आयन में रिडक्शन हो जाएगी और दूसरे आयन में ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर आपके पास दो से ज़्यादा आयन्स इन्वॉल्व होंगे तब आप क्या करोगे? आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर हमारे पास रिडक्शन हो रही है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, किस आयन को हम रिड्यूस करेंगे या किस आयन को ऑक्सीडाइज करेंगे। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर स्टडी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो जब हम इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि सबसे पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन में जिसे हमें इलेक्ट्रोलाइज करना है। आपके पास सोल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट है या फिर कोई वाटर सोल्यूशन है जिसमें, या फिर कोई एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट अलग है, सॉल्वेंट अलग है। सॉल्वेंट आपका वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है या सॉल्वेंट है ही नहीं, तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड का क्या मतलब है, आपकी इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है आपके पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, बट जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, विच मीन्स कि वहां से भी हमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, हम रिलीज होते देख सकते हैं, या तो उन पर डिपोजिशन हो रही होती है या उसमें से कुछ रिलीज हो रहा होता है। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड फैक्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर का मतलब है काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। अब काइनेटिक्स पर कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स का मतलब होता है कि रिएक्शन या तो फास्ट हो रही होगी या स्लो हो रही होगी। अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तब तो हमें कोई इशू नहीं है, वही रिएक्शन हो रही होगी जो फास्ट हो रही है। बट अगर रिएक्शन स्लो हो रही है तो उस केस में क्या होता है, बोलोगे मैम उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो स्लो हो रही है वो नहीं होगी, जो अच्छी वाली फास्ट हो रही है वो हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। बट मान लो आपके पास एक ऐसा स्टेट आ जाए जिसमें जो स्लो रिएक्शन हो रही है ना वही फिजिबल रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन है जो आपकी वो आपको ऐसी ऑब्जर्व हो रही है कि वो फिजिबल नहीं है, तो आप उस केस में किसी फाइनल रिजल्ट में फाइंड आउट करोगे, क्योंकि जब तक आप फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन नहीं कर लेते तब तक तो आपके पास यही कंफ्यूजन रहेगी। तो आप उस टाइम पर क्या देखोगे कि जहां पर रिएक्शन स्लो हो रही होगी अगर वो फिजिबल है तब भी हम उस रिएक्शन के रिजल्ट्स ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रिएक्शन काइनेटिकली इतनी स्लो हो रही होगी कि हमें एक्सटर्नली कुछ पोटेंशियल या एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी उस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। सो रादर देन प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा पोटेंशियल टू परफॉर्म दैट रिएक्शन, हम दूसरी रिएक्शन को यूज कर सकते हैं कि हमारे पास सेकेंड रिएक्शन से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। सो ये हमारे पास कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जिन पर आपके जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं वो डिपेंड करता है। सो अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे इलेक्ट्रोलिसिस को, इन्हें हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं मोल्टन NaCl। सो मोल्टन NaCl का क्या मतलब है, मोल्टन NaCl का मतलब है आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेल्टेड फॉर्म है, यानी आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट NaCl है वो मेल्टेड फॉर्म में है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी के रिस्पेक्टिवली आयंस मिलेंगे आपको, कि जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर अगर आपके पास सिर्फ दो ही आयंस हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं होगी कि मैम दो आयंस है तो उसमें से एक में रिडक्शन हो जाएगी दूसरे में ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो हम यहाँ पर इजीली अपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट, आपको कैथोड में रिडक्शन ऑब्जर्व होती है तो यहाँ पर आपको सोडियम मेटल की रिडक्शन होते हुए ऑब्जर्व हो जाएगी, और एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो आपको एक जगह तो सोडियम मेटल मिलेगा और दूसरी जगह आपको क्या ऑब्जर्व होगा, क्लोरीन गैस मिलेगी। तो आपके पास प्रोडक्ट्स क्या आएंगे यहाँ पर, अगर आपको प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताना होगा तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पर सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस। तो यहाँ तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर मान लो आपके पास मोल्टन NaCl की जगह एक्वस NaCl होगा तब क्या होगा, क्योंकि एक्वस NaCl में आपके पास NaCl प्लस वाटर होता है, यानी यहाँ पर आपके पास चार डिफरेंट आयंस मिलेंगे। एक आपके पास होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के आयंस जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है,
प्लस जो वाटर है उसके भी तो आयंस मिलेंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। अब आपको यहाँ 4 डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि कौन से आयन में रिडक्शन होगी और कौन से आयन में ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि रिड्यूस होने के लिए भी आपके पास 2 आयंस है और ऑक्सीडाइज होने के लिए भी आपके पास 2 आयंस है। अब किस में क्या होगा वो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। एक्वस NaCl में हमें पता है कि जब हम आयंस की बात करेंगे तो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास NaCl प्लस वाटर होता है जिसमें हमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस मिलते हैं। अगर हम कैथोड को यानी रिडक्शन को स्टार्ट करें तो रिडक्शन हमें 2 आयंस की मिलेगी, यानी अगर हम पॉसिबिलिटीज देखें तो हमें 2 डिफरेंट रिएक्शंस मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें ये 2 डिफरेंट रिएक्शंस ऑब्जर्व होंगी इन केस ऑफ कैथोड, जहाँ पर हमें दोनों ही रिएक्शंस में रिडक्शन देखने को मिल रही है। एक आपको सोडियम आयन की रिडक्शन मिल रही है और एक आपको हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन मिल रही है। लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों ही रिएक्शंस में से जो रिडक्शन हो रही है वो किसकी होगी, क्योंकि हमारे पास जो रिडक्शन हो रही है वो तो किसी एक ही की होगी, तो दोनों में से किसकी होगी वो डिपेंड करेगा आपके पास इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू पर। तो जब आप यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू देखते हो तो एक वैल्यू है आपके पास 0 और दूसरी है नेगेटिव। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की टेबल जब हमने स्टडी करी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपका हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू होती है 0, उसके ऊपर होती है पॉजिटिव और उसके नीचे होती है नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि उसमें रिडक्शन अच्छी नहीं होती है और यहाँ रिडक्शन अच्छी होती है। तो हमें यहाँ करवाना क्या है, रिडक्शन करवानी है। और अगर रिडक्शन करवानी है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, नेगेटिव, विच मीन्स कि यहाँ पर आपकी जो रिडक्शन है वो अच्छी नहीं होगी। तो आपकी जो रिएक्शन फीजिबल है वो कौन सी होगी, ये हाइड्रोजन आयन वाली। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन कौन सी मिलेगी, ये वाली मिलेगी और ये वाली नहीं मिलेगी। जो नेट रिएक्शन आपको ऑब्टेन होगी वो इस टाइप की रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम आपने वाटर से क्यों रिएक्शन दिखा दी, H पॉजिटिव से क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि जब कभी भी हमें हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की रिएक्शंस दिखानी होती है तो हम वाटर से ही कंसिडर करते हैं उसमें कि वाटर की रिडक्शन हो रही है, वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यानी वाटर में से एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव रिलीज होता है, जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में, और OH नेगेटिव आपका बच जाता है। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस की रिएक्शन के लिए कि आप वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हो। तो यहाँ पर हमें दिख गया कि हमारे पास जो कैथोड में वहां तो ये रिएक्शन होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एनोड। एनोड पर भी हम पॉसिबिलिटीज से ही डिसाइड करेंगे। एनोड के केस में आपको ये पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व हो रही है, यानी एक बार आपको क्लोराइड की दिख रही है, दूसरी बार आपके पास OH नेगेटिव आयन की आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन दिख रही है, जिसमें आपके पास O2 में कन्वर्शन हो रहा है और H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सी रिएक्शन हो वो भी डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, हमें ये कौन से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिख रहे हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स हैं आपके पास, ये इन दोनों रिएक्शंस के रिडक्शन पोटेंशियल्स ही। आप ये कंफ्यूज मत होना कि अगर यहाँ ऑक्सीडेशन शो करे तो इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स होंगे, नहीं, हम यहाँ पर हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास ये दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो ज़्यादा अच्छा रिडक्शन शो करेगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन शो करेगा। यहाँ तो हमें दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है, मतलब जितना हम ऊपर जाएंगे वो उतनी अच्छी रिडक्शन शो करेगा। तो इसका मतलब है जो नीचे वाला होगा वो ऑक्सीडेशन अच्छी शो करेगा। तो नीचे वाला कौन सा है, ये वाटर वाली रिएक्शन, तो ये आपकी बेटर ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट मिलना चाहिए और ये नहीं ऑब्टेन होना चाहिए, बट इसका तो ऑपोजिट रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ हमें। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो रही है ऑक्सीजन की, और जब किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगी तो उसका मतलब है कि वो रिएक्शन काइनेटिकली एक बहुत स्लो रिएक्शन है, जिसको आपको जनरेट करवाने के लिए या फिर जिसके रिजल्ट्स ऑब्टेन करने के लिए आपको एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपके पास रिएक्शन में एक ओवर पोटेंशियल की डिफिकल्टी कह सकते हो या फिर एरर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ओवर पोटेंशियल का इशू आ रहा है वो क्या है कि आप जिस रिएक्शन को एक नॉर्मल पोटेंशियल में करवा सकते थे, अब उसके लिए आपको एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ओवर पोटेंशियल देना पड़ रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, और इस वजह से ये रिएक्शन ना होकर आपकी ये क्लोरीन वाली रिएक्शन आपको ऑब्टेन होती है। तो जहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन ऑब्जर्व होगा तो ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सीजन ओवर पोटेंशियल के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस वजह से आपको ऑक्सीजन वाली रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती और उसके ऑपोजिट रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या नेट रिएक्शन देखने को मिलेगी? आपको यहाँ पर क्लोरीन वाली एक ओवरऑल नेट रिएक्शन एनोड पर ऑब्जर्व होगी। तो कैथोड पर हमें हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन मिल रही है और एनोड पर हमें क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन मिल रही है। तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिले ना मोल्टन NaCl के कंपैरिजन में। तो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी आपके पास? ओवरऑल रिएक्शन होगी आपके पास, आपने NaCl और वाटर की रिएक्शन करवाई जिसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस OH नेगेटिव, क्लोरीन गैस और Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट्स तो आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, लेकिन ये NaOH क्या है? ये जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ये आपस में इतने रिएक्टिव है कि ये कंबाइन करके NaOH की फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी अगर आप मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl को कंपेयर करोगे तो एक्वस NaCl में आपको सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिल रहा था, लेकिन जब आप मोल्टन NaCl में आपको सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिल रहा था, लेकिन जब आप एक्वस NaCl कंसिडर करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस प्लस NaOH की प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है और यही इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी कर रहे हैं। आज के लेक्चर के बेसिस पर NCERT में एक एग्जाम्पल गिवन है। उस एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। एग्जाम्पल 2.10 में क्या पूछा हुआ है? अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। आपके पास एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का जिसको आपने इलेक्ट्रोलिसिस यानी जिसमें आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई 10 मिनट्स के लिए और करंट आपने क्या पास करा? 1.5 एम्पियर्स। तो आपके पास टाइम है और आपके पास करंट है। तो जब आपके पास ये दोनों अमाउंट होती है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? चार्ज I/T। बिल्कुल करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो कैथोड पर डिपोजिशन हो रही है कॉपर की वो कितनी हो रही है। तो जब हम अमाउंट ऑफ डिपोजिशन पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ डिपोजिशन तो हमारी डिपेंड करती है इक्विवेलेंट वेट पर, कि आपका जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इक्विवेलेंट वेट पर यहाँ पर इस रिलेशन को यूज़ करके तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये रिलेशन यूज़ करना है तो वो तो हम सिर्फ कंपैरेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ पर कॉपर की रिएक्शन से उसको कितनी रिक्वायरमेंट है चार्ज की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ कॉपर की रिएक्शन स्टडी करोगे तो हमारे पास जो कॉपर की रिएक्शन है वो इस तरीके से होगी कैथोड पर। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर आपको यहाँ 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करना है तो आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ आपके पास जो रिक्वायरमेंट है 1 मोल के लिए वो आपको पता लग जाएगी और यहाँ जो आपके पास चार्ज आएगा कि आपने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करा वो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर इनको यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो ना कॉपर की अमाउंट। देखो कैसे, यहाँ पर आपके पास टाइम गिवन है और करंट गिवन है, जिससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो I/T। आपके पास चार्ज कितना है? 1.5 एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम विच इज 600 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपके पास चार्ज कितना आ जाएगा? 900 कूलम। ये आ गया आपके पास चार्ज। अब इस चार्ज को यूज करना है आपको कॉपर डिपॉजिट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मीन्स 2 फैराडे चार्ज, और 2 फैराडे चार्ज का कितना है आपके पास? 2 × 96487 इतना चार्ज है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास ये चार्ज कितना आ रहा है? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 192974 कूलम पर मोल, ये है आपके पास आपका अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो 192974 कूलम पर मोल चार्ज रिक्वायर है आपको 1 मोल कॉपर प्रोड्यूस करने के लिए। 1 मोल कॉपर का मतलब है 63 ग्राम्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस करने के लिए। और आपको गिवन कितना है? आपको गिवन है 900 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो 900 कूलम्स ऑफ चार्ज अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो उससे आपके पास कितना अमाउंट ऑफ कॉपर आएगा? विच इज 63 डिवाइडेड बाई 9, 192,974 मल्टीप्लाई 900। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू फॉर अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.2938 ग्राम्स। इस तरीके से आप अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द इक्विवेलेंट वेट। ध्यान रखना है कि आप इक्विवेलेंट